स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे मिड टर्म के अंतर्गत आने वाले आपके क्वेश्चन पेपर की, किस तरह का पेपर आएगा, उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं और वो कितने कितने अंक के उनसे प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आप कितने अंक कितने शब्द संख्या के अंतर्गत आप उनके उत्तर देंगे। तो आइए चर्चा करते हैं आपकी मार्किंग स्कीम पर और आपके पाठों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम आपकी रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आपके आते हैं। दो क्वेश्चंस, एक 10 अंक का और एक 8 अंक का। 10 अंक वाला जो अपठित गद्यांश यानी कि जो आपकी पाठ से संबंधित नहीं है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है, उसमें से आपके एक एक अंक के 3 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 1 अंक का आपका एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि आपको अपने गद्यांश में से ही उसका आंसर आपको ढूंढकर लिखना होगा। 2-2 अंक के आपके 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक यही जो तरीका है वो आपका अपठित पद्यांश में रहेगा। एक एक अंक के 3 प्रश्न, 1 अंक का 1 जो कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा और 2 अंक के 2 प्रश्न। तो ये तो हो गया आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम से जनसंचार माध्यम जो आपका पहला पार्ट है, उसमें से आपका 1 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है और 2 अंक के 2-2 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद है दृश्य लेखन आएगा आपका, जिसके अंतर्गत 5 अंक का आपका एक दृश्य लेखन। बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। उसके बाद है आपका औपचारिक पत्र। कार्यालय लेखन के अंतर्गत 3 अंक का एक प्रश्न आपका बनेगा, वो भी विकल्प सहित आएगा। आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको अच्छे से लिखना आता है। उसके बाद है डायरी लेखन। डायरी लेखन में 2 अंक के 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा की तरफ बढ़ते हैं। वहां से आपको पद्य खंड से आने वाला है, एक आपका आएगा काव्यांश। पठित काव्यांश है, 1-1 अंक के 5 क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं और 2-2 अंक के आपके 2 प्रश्न आने वाले हैं उस पुस्तक से। और आपकी एक व्याख्या आने वाली है 6 अंक की, और व्याख्या तो आप जानते ही हैं किस तरीके से की जाती है। 6 अंक का निर्धारण किया जाता है। संदर्भ आपका आता है 1 अंक का, उसके बाद प्रसंग आता है आपका, वो भी 1 अंक का। व्याख्या आती है आपकी 3 अंकों की और काव्यांश के अंतर्गत जो काव्य सौंदर्य आप लिखते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका 1 अंक का। और यही प्रणाली आपकी रहेगी गद्य खंड के अंतर्गत। तो यहाँ भी एक पठित गद्यांश आने वाला है, 1-1 अंक के 5 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे और गद्य खंड से 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपकी व्याख्या, जैसे कि काव्यांश की व्याख्या है वैसे ही आपकी गद्यांश की भी व्याख्या आने वाली है 6 अंक की। 1 अंक का आपका संदर्भ रहेगा। संदर्भ में आप लेखक का नाम, लेखिका का नाम या और उसके पाठ का नाम आप लिखेंगे। ऐसे ही कविता में जब आप लिख रहे हैं तो कवि या कवियत्री का नाम और उस कविता का नाम लिखते हैं, तो ये आपका हो जाता है संदर्भ। प्रसंग में आप लिखते हैं क्या हुआ, किसने किया, कौन था, या पूर्व घटित घटनाओं से संबंधित कुछ ब्यौरा आप प्रसंग में लिख देते हैं। बहुत लंबा आप प्रसंग को नहीं करेंगे। उसके बाद व्याख्या होती है, भावानुसार आप उनको व्याख्या को लिख देंगे। उसके बाद आती है आपके विशेष यानी कि साहित्यिक विशेषताएं। भाषा सरल है, स्पष्ट है, चित्रात्मक है, तो वो सभी आप इसमें यहाँ पे शामिल करेंगे। उसके बाद आता है अंतराल पुस्तक से आपके 5 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये है आपकी मार्किंग स्कीम और इसी के आधार पर आप अपने प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे। आइए पाठों को ध्यान से 1 बाय 1 लेते हैं और उनको समझते हुए उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान लेते हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहला हमारा गद्य खंड का पाठ है ईदगाह। ईदगाह का प्रतिपाद्य समझ लेते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का प्रमुख पात्र है हामिद। आपने पढ़ा होगा, हामिद जो है अपनी दादी के लिए चिमटा लेने के लिए ईदगाह जाता है और वहाँ पर वो मिठाइयों की दुकान है, खिलौने की दुकान है, वो सब पे अपना संयम रखता है और उसके पास जो 3 पैसे होते हैं वो उनसे चिमटा खरीद लेता है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है और एक अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार हो जाना, इच्छाओं का दमन, संयम आदि दर्शाया गया है। इस प्रकार हामिद जो है वो परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है। प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए हैं। वो है, पहला है हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए हैं। देखिए, आप पाठ को, प्रश्नोत्तर को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उस पाठ को एक बार कम से कम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चिमटे के लिए उसने क्या क्या तर्क दिए थे।
चिमटा बड़े काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरे को आग पकड़ा दो, खिलौना तो थोड़ी दूर में टूट फूट जाएगा, चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ता है। फिर कहता है चिमटा खिलौना भी है, कंधे पर रखो बंदूक बन जाता है, हाथ में लो तो फकीर का चिमटा बन जाता है। चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चिमटा खिलौनों का बादशाह है, रुस्तमे हिंद। अगला प्रश्न बनता है, ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। यानी कि जो ये शीर्षक पाठ का जो नाम दिया गया है ईदगाह, ये कितना उचित है। उचित तो है ही, क्योंकि ईदगाह के इर्द गिर्द यानी कि ईद जो त्यौहार जो मना रहे हैं उसके लिए जो नमाज अदा करने के लिए जो स्थान होता है उसी के इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी आपकी घूमती है। कहानी के प्रारंभ में ईदगाह जाने की तैयारियां हो जाती हैं, एकता और भ्रातृत्व का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं मेला लगता है, ईद की चहल पहल है, सभी प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये तो सार्थक है ही ये जो शीर्षक है। आगे है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। अंत में आपने पाठ के पढ़ा होगा कि जो दादी हैं वो फूट फूट कर रोने लगती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं, अपने बच्चे की उसकी सहनशीलता को देखती हैं, अपने प्रति उसके प्यार को देखती हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से कहाँ आपको पता चला कि हामिद जो है वो बूढ़े का किरदार निभा रहा है और अमीना जो है वो बालिका का किरदार निभा रही है। तो हामिद अपनी खुशी न्यौछावर करके दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। यह उपहार देखकर दादी भाव विभोर होकर रोने लगती हैं। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लेखक ने ऐसा कहा है। तो ये था आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने ईदगाह से लिए हैं। आगे है दोपहर का भोजन। यहाँ पर दोपहर का भोजन जो है पाठ आपका वो गरीबी से जूझ रहे एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें जो मुखिया है वो मुंशी जी हैं। उनकी नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ है और उनकी पत्नी जो है वो सिद्धेश्वरी, वो अपने परिवार को जोड़ कर रखने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं। उनकी तपस्या एक तरह से अगर हम कहें तो वो यहाँ पर दर्शाई गई है। पूरे परिवार को संघर्ष भावी उम्मीदों पर ही टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी संकट की घड़ी में परिवार के सदस्यों को, जो अब उनके तीनों पुत्र हैं, उनको बांध कर रखना चाहती है, चिंता मुक्त रखने का वो अथक प्रयास करती है और गरीबी के एहसास को वो मुखर नहीं होने देना चाहती, उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखना चाहती है। कभी कभी उसको झूठ भी बोलना पड़ जाता है, लेकिन वो झूठ सिर्फ अपने परिवार को जोड़ने के लिए ही बोला जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। सिद्धेश्वरी का चरित्र चित्रण स्पष्ट कीजिए। तो सिद्धेश्वरी जो है, सिद्धेश्वरी का जीवन श्रम और संघर्ष से भरा है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, त्यागमयी हैं, समाज और परिवार के प्रति वो जागरूक हैं, धैर्यवान हैं और सहनशील हैं। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक भी बता सकते हैं। आगे प्रश्न बनता है, दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी का मार्मिक चित्रण है। घर के मुखिया के बेरोजगार हो जाने पर परिवार एक के बाद एक समस्याओं से जूझना, दोपहर के समय घर के सभी सदस्यों का एक के बाद एक घर आना, परिवार की स्थिति और संघर्ष को व्यक्त करते हुए कहानी का आगे बढ़ना। तो इसीलिए ये सार्थक यहाँ पे शीर्षक जो है संपूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध हुआ है। आगे प्रश्न आपका बनता है इस पाठ से, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाना खाते समय रोटी ना लेने का बहाना क्यों करते हैं? तो आपको ये पाठ के आधार पर ही उत्तर देना है कि उन्होंने रोटियां लेने से मना क्यों किया था। तो रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी जब बारी बारी दोपहर के भोजन पर आते हैं, जब उनको खाना परोसा जाता है तो वो बहाना बनाते हैं, क्योंकि वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीबी और अभावग्रस्त जीवन से परिचित हैं। वे सब भली भांति जानते हैं कि घर में खाने की मात्रा कम है। माँ घर की गरीबी को छिपाने का प्रयास कर रही हैं, पर घर की वास्तविकता उनसे नहीं छिपी है। अतः अत्यंत भूख से व्याकुल होने के बाद भी वे नाम मात्र का भोजन खाने पर ही विवश हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पाठ की तरफ, टॉर्च बेचने वाले। टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से हरिशंकर प्रसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण जो होता है ना, धर्म के नाम पर जो बाजारीकरण होता है, जो डर बिठाया जाता है लोगों में धार्मिक जो आडंबरों के प्रति, तो यहाँ पर उन्हीं अंधविश्वासों का तथा कथित धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया गया है। दो मित्रों में से एक तो टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है और दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली भाली जनता के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा करता है। प्रश्न यहाँ पर बनते हैं,
प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। तो क्या आशय बनता है इसका कि शरीर जो है एक बाती है और मन उसकी ज्योति है। मनुष्य के भीतर आत्म प्रकाश नहीं रहा है, मतलब वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, परख नहीं पा रहा है, इसलिए वो अंधविश्वासी हो जाला है। उसकी ज्योति बुझ गई है। ज्ञान रूपी प्रकाश जब उसके अंदर आएगा, प्रज्वलित होगा, तो उसका अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसकी आत्मा में से वो चला जाएगा। और अंधकार को मिटाने के लिए, हृदय में समाये रखने के लिए उस प्रकाश के ज्योति बिंब के प्रज्वलित होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ संत बना व्यक्ति लोगों को धर्म के नाम पर भयभीत करके अपनी शरण में बुलाने के लिए बुलाना चाहता है वो बार बार से। तो आगे हम पढ़ते हैं गूंगे। यहाँ पर प्रतिपाद्य है गूंगे का। नेक्स्ट हमारा पाठ आ गया है गूंगे। कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है कि लोग जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति संवेदनहीन रहते हैं, उनके प्रति कोई भावना नहीं रहती, उनसे कटा कटा सा महसूस करते हैं, उनको अपने से दूर रखते हैं। तो यहाँ पर उसी को चित्रित किया गया है एक गूंगे किशोर के माध्यम से। तो यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें भी सामान्य मनुष्य ही समझना चाहिए, मानना चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए ताकि वे दुनिया से अलग थलग ना पड़ने पाएं। कहानी के माध्यम से कहा गया है कि समाज के लोग जो संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, वे अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत नहीं हैं। मतलब कई बार होता है ना, हमारे सामने कोई गलत घटना घटित होती है और हम किसी न किसी दबाव के कारणवश हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हम भी, मतलब ऐसा व्यक्ति भी एक तरह से गूंगे के समान ही होता है जो परिस्थितियों को देखकर और गलत होती हुई समस्याओं को भी अनदेखा कर देता है और अपना मुंह बंद रखता है। प्रश्न यहाँ पर है आपका, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। तो कहते हैं, लेखक कहता है करुणा के प्रति अन्याय होता हुआ देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागती तो अवश्य है, परंतु अनेक कारणों से वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। ये कारण है या तो वो जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति है उसकी, या फिर वो कृत्रिम जो सुख उसे मिले हुए हैं उनको खोने का डर है, या फिर स्वयं किसी विपत्ति में फंस जाने की आशंका है। ये सारी जो भावनाएं हैं वही उसको चुप रहने पर मजबूर कर देती हैं। उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है। वह अपने आप में वो साहस नहीं बना पाता उस भावना को साकार कर सके। यह कथन चमेली के पति के बारे में कहा गया है, क्योंकि चमेली जो है वो गूंगे को अपने घर ले आती है, तो उसके साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो चमेली का पति सब कुछ देखते हुए भी मूक बन के वहाँ पे बैठा रहता है। तो यहाँ पर उनकी इसी दशा को चित्रित किया गया है। आगे है, गूंगा दया और सहानुभूति नहीं चाहता था, उसे अधिकार चाहिए था। यहाँ पर बात हो रही है कि गूंगा अत्यंत स्वाभिमानी है। बुआ के घर से उपेक्षित हो जाने के कारण वह वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, किसी के रहमो करम पे नहीं जीना चाहता। अपनी मेहनत की कमाई खाता है, इशारों से बताता भी है कि कभी वो मांग के नहीं खाता है। वह दया का पात्र नहीं बनना चाहता, परिश्रम करता है, उसके बदले में उसे जो भी मिल जाएगा उसमें ही वह संतुष्ट है। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह न्याय पाने का अधिकारी है। इसीलिए वसंता द्वारा पीटे जाने पर, वसंता कौन है? चमेली के जो दो बच्चे हैं, वसंता बेटा और शकुंतला बेटी है। तो वसंता के पीटे जाने पर भी चमेली का हाथ कसकर वो पकड़ लेता है और संकेत करता है कि वह उसे दंडित करे, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है और वसंता उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। तो वो चाहता है कि चमेली उसका पक्ष ले और उसको बचाव में और कुछ बोले उसके बारे में। तो गूंगा सड़क पर लड़कों से भी इसीलिए झगड़ बैठता है, क्योंकि वो उसे दबाना चाहते थे, और यह सोचकर कि गूंगा तो गूंगा है ही, वह अपने अधिकार के लिए संघर्ष करता है। ये सारी जो घटनाएं हैं वो चित्रित करती है कि गूंगा जो है वो दया और सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता है। तो यहाँ पर आपके जो गद्य खंड के 4 पाठ हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं यहाँ पर समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके पद्य खंड की तरफ। अब हम बात करेंगे कबीर की जो रचनाएं हैं। कबीर की आपकी 2 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, इसमें पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए आडंबर और कुरीतियों की आलोचना की गई है, क्योंकि दोनों ही सोचते हैं कि हमें परमात्मा का मार्ग मिल जाएगा और अपने अपने धर्म को वो बढ़ चढ़कर उसकी सराहना करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बालम आओ हमारे गेहरे,
दूसरे पद में यहाँ पर कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री यानी कि वियोग में जो स्त्री तड़प रही है, यानी कि परमात्मा के वियोग में, यहाँ पर कवि जो है स्वयं को परमात्मा की पत्नी मान रहे हैं और विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए वो प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रियतम, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, तभी मुझे अन्न भाएगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं इस पद्य से आपके देखते हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं और वो किन विशेषताओं की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अज्ञानतावश बाह्य आडंबरों को धर्म समझ बैठे हैं। धर्म के वास्तविक स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। ये दोनों ही पथभ्रष्ट हो बैठे हैं। हिंदू वर्ण भेद में विश्वास रखते हैं। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना रखता है, उसे अपने बर्तन नहीं छूने देता है। दूसरी ओर फिर क्या देख रहे हैं कि वो वैश्यागमन कर रहा है और नीच कर्मों में लिप्त है। इसी तरह से मुसलमान भी की दशा भी, उनके जो पीर औलिया हैं वो मांस भक्षण करते हैं और समाज की नीतियों के विरुद्ध मुसलमान अपने ही रक्त संबंधों में विवाह कर लेते हैं। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों की ही धार्मिक विचारधाराओं को दिखाया है। कामिनी को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। इससे कवि का क्या आशय है? कवि यहाँ पर प्रेयसी अर्थात पत्नी को अपना पति जो है उतना ही प्यारा लगता है जितना कि प्यासे व्यक्ति को पानी की प्यास, अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो पानी प्राप्त करने के लिए वो व्याकुल हो उठता है। उसी प्रकार कबीर भी आत्मा जो है उनकी, वो परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। कबीर ने साधक और परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया है? कबीर ने साधक को पत्नी यानी कि स्वयं को वो पत्नी मान रहे हैं और परमात्मा को वो पति रूप में चित्रित कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रेयसी प्रियतम से मिलने के लिए आतुर रहती है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर जब साधक जो होता है आत्मा निरंतर परमात्मा से मिलने को आतुर रहती है। सांसारिक कार्यों में उसे कोई सुख नहीं मिलता, जैसे कि प्रेयसी को विरह अवस्था में ना अन्न भाता है ना नींद आती है, ठीक उसी प्रकार। आगे हम बढ़ते हैं सूरदास के पदों की तरफ। यहाँ पे 2 पद आपके शामिल किए गए हैं। खेलन में को काको गुस्सैया। पहले पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण है कि बालक की कैसी चंचलताएं और शरारतें होती हैं। अगले में है मुरली तऊ गोपाल ही भावती। यहाँ पे जो गोपाल हैं यानी कि श्री कृष्ण हैं, उनको मुरली बहुत भा रही है और यहाँ पर सौतिया डाह यानी कि ईर्षा प्रवृत्ति दिखाई गई है। गोपियाँ जो हैं उनमें जलन पैदा हो रही है कि कृष्ण जो है हमें हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और मुरली की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। दूसरे पद में गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भी प्रकट हो रहा है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं, वह जैसा चाहती है वैसा उनसे कराती है। इस तरह एक तो वो उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरी वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। इसका प्रश्न देख लेते हैं। खेलन में को काको गुस्सैया। इस पद में बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश कैसे डाला है? इस पद में बच्चा अपनी खेल में पराजय स्वीकार नहीं करता है, अपनी जीत की खुशी मिलती है उसे। दूसरों पे जब खेलने की इच्छा हो रही होती है तो वो कुछ भी कर सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखता है कि वह झूठा से दना हो जाए। यही सब कुछ कृष्ण ने भी किया है। अच्छा, एक बात और है, कबीर और सूरदास की जो रचनाएं हैं उनकी व्याख्या जो है मैंने की हुई है पहले से ही कुछ अपनी वीडियोस में, तो उसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और एक और वीडियो जो कि व्याख्या कैसे करें, तो व्याख्या किस तरीके से करनी है, आपको किन शब्दों को उसमें शामिल करना है, उससे रिलेट करती हुई वीडियो का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आप वहां पर जाएं और उसको ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए थे? वो कहते हैं जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, सब एक समान है। कृष्ण के हम तुम्हारे आश्रय में नहीं रहते हैं, हम सब खेल में सभी बराबर होते हैं। अति गाय होने का तुम अधिकार जता रहे हो, या फिर खेल में रूठने से हम नहीं खेलते, कोई नहीं खेलेगा। तो ये कुछ तर्क वितर्क उनमें आपस में होते हैं। आगे क्वेश्चन है मुरली तऊ गोपाल ही भावती। इस पद में एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है कि यहाँ पर मुरली जो है कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाना चाहती है और पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती है, तो भी कृष्ण को वो बहुत प्रिय लग रही है।
आगे बढ़ते हैं देव। यहाँ पर देव के 3 सवैये आपके यहाँ पे शामिल किए गए हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। हंसी की चोट में यहाँ पे कृष्ण जो हैं वो गोपियों से मुंह फेर कर जो है वो चले गए हैं और गोपियाँ उनको भूल नहीं पा रही हैं। तो एक वो चोट जो है यहाँ पर विप्रलभ श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार का स्वरूप दिखाई पड़ता है। कृष्ण से मिलने की आशा पर ही वो जीवित हैं और शरीर के 5 तत्वों में अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। 5 तत्व हमारे आते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। सपना में कृष्ण जो है, स्वप्न में गोपी जो है वो कृष्ण के साथ जो झूला झूल रहे हैं, तो तभी गोपी की नींद टूट जाती है, उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। जैसे ही वो कृष्ण गोपी को कहते हैं झूला झूलने के लिए, इसमें यहाँ पे संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण है। जब वो झूला झूलने के लिए कह रहे हैं तो संयोग है, और जैसे ही उसकी नींद टूट जाती है वो वियोग है यहाँ पर। आगे है दरबार। दरबार सवैया में दरबारी वातावरण कि वहाँ पे कला विहीनता कैसे है, कि कला को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बस चापलूसी, चाटुकारिता और विलासपूर्ण प्रवृत्ति है, आडंबरपूर्ण वातावरण है, भोग विलास में सब डूबे हुए हैं। तो दरबार का जो एक वातावरण है वो यहाँ पे चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। नायिका ने सपने में देखा था कि वर्षा काल में कृष्ण उनके सम्मुख खड़े हैं और उसे झूला झूलने का आग्रह कर रहे हैं। नायिका इस तरह कृष्ण से मिलने के सुख से, प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी कि जैसे ही झूला झूलने के लिए उठी तो उसकी जो निगोड़ी नींद है, अभागे नींद है, वो टूट गई और कृष्ण से मिल पाना, उसका जो कृष्ण से मिलने का जो स्वप्न है वो उसका अधूरा रह गया और उसकी सारी प्रसन्नता जो है वो खो गई। आगे बढ़ते हैं, हंसी की चोट सवैया में किन 5 तत्वों का वर्णन है। तो 5 तत्व जो कि वियोग में एक एक करके छूट जाते हैं। यहाँ पे वायु तत्व है, वियोग में तेज सांसों के चलने से वायु तत्व विदा हो रहा है। जल तत्व है, निरंतर आंखों से आंसू बह रहे हैं तो जल तत्व भी चला गया है। अग्नि तत्व, शरीर का जो तेज है जो वो मिट गया है और अग्नि तत्व चला गया। भूमि तत्व है, शरीर दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गई है वो, तो भूमि तत्व भी समाप्त हो गया। बस एक जो आशा जो है श्री कृष्ण से मिलने की जो आस है, उसकी वजह से जो आकाश तत्व है वो अभी भी शेष है। आगे बढ़ते हैं आपकी चौथी कविता पर, वो है आपकी संध्या के बाद। सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय, सांझ का समय होता है गोधूली बेला, जैसे शाम और रात के बीच का जो समय होता है, उसमें गांव के वातावरण को, जनजीवन को और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते हुए किसान हैं, पशु पक्षी हैं, उन सभी का यहाँ पर चित्रण आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है, वृद्धाओं को कवि ने बगुलो सी क्यों कहा। बगुले होते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, एक पंक्ति में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी शाम के समय, आरती के समय जो नदी किनारे, तट के किनारे, तट पर जो हैं वृद्धाएं बैठी रहती हैं, सफ़ेद वेशभूषा में उनकी पहनी हुई उन्होंने, तो दूर से देखने पर वो कुछ ऐसी ही प्रतीत होती हैं। तो गंगा तट पर संध्या काल में वृद्धाएं बगुलों के समान सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार बगुले शांत भाव से एक टांग पर मछली की बाट जोते हैं, उसी प्रकार वृद्धाएं भी भक्ति में लीन हैं और विधवाओं के मन की जो पीड़ा है उसको कवि ने गंगा की धारा में देखा है और मन का रुदन, उनकी जो दर्द है, तकलीफ है, वो भी प्रार्थना कर रही है कि सारे दुख दर्द उनके दूर हो जाएं और गंगा की प्रभा के साथ ही धीरे धीरे वो सब बहते चले जा रहे हैं। आगे प्रश्न बनता है, लाला के मन में उठने वाली दुविधा। लाला है यहाँ पे जो छोटे जो दुकानदार है, छोटा एक दुकानदार है, वो परचून की, किराने की उसने दुकान लगा रखी है, तो उसके मन की जो दुविधाएं हैं, उसके जीवन का जो संघर्ष है, उसको यहाँ पे दिखाया है और उसके आधार पर समाज का एक चित्र प्रस्तुत किया है। लाला के मन में दुविधा उठती है, उसी के जीवन में दीनता, दुख, उत्पीड़न क्यों है, उसके मन में खुशी क्यों नहीं है, वह अपने परिजनों के लिए क्या सुख सुविधाएं जुटा नहीं सकता, वह सोचता है समाज में शोषण क्यों है, समाज में व्याप्त जो शोषण, भ्रष्टाचार है, उसके प्रति एक प्रश्न चिन्ह जो है लाला के मन मस्तिष्क को कचोट रहा है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे सभी को कर्म और गुण के आधार पर बराबर बराबर अवसरों की प्राप्ति हो जाए। तो ये कुछ प्रश्न है जो लाला के मन में है और उसको विचलित कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा आपके अंतरा के गद्य खंड और पद्य खंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने शामिल कर दिए हैं। आगे हम देखते हैं, अंतराल से आपका एक पाठ आ रहा है, हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी। ये है मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा है। तो इससे रिलेटेड आपके 4 प्रश्न मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं, इनको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। पहला प्रश्न है, कला के प्रति
पहले लोगों का नजरिया कैसा था और अब उसमें क्या बदलाव आ गया है। तो पहले कला को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, कला को काम नहीं माना जाता था, ऐसे ही समय बर्बाद करने का साधन माना जाता था। अब कलाकारों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब कला महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक आ पहुंची है। रोजगार, पुरस्कार, व्यवसाय का साधन भी कला बन चुकी है। मंजिल तक पहुंचने में, यानी कि अपनी कला को उच्च शिखरों तक पहुंचाने में मकबूल के पिता का क्या योगदान रहा था, उन्होंने कैसे मदद की अपने बेटे की। तो मकबूल के पिता का योगदान था, मकबूल को आरंभिक जीवन में ही समस्याओं का सामना करना उन्होंने सिखाया। मकबूल की रुचियों को उन्होंने समझा और उसकी कद्र की। मकबूल की प्रतिभा को निखारने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। मकबूल चाचा द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी मकबूल को गले लगाकर प्रोत्साहित किया और मुंबई से पेंट और कागज मंगवाकर उनका उत्साहवर्धन किया। आगे क्वेश्चन है, दादा के मरणोपरांत, दादा की जब मृत्यु हो गई तो मकबूल की कैसी दशा हो गई थी। वो दादा के बहुत नज़दीक थे मकबूल, तो मकबूल गुमसुम से रहने लग गए थे। दिन भर दादाजी के कमरे में बंद रहते थे, उन्हीं के बिस्तर में सोते थे, उन्हीं की भूरी अचकन ओढ़े रहते थे ताकि उन्हें दादा की निकटता का आभास हो सके। अगला क्वेश्चन है, लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में सबसे पहले ये बात कहाँ उद्घाटित हुई। तो सबसे पहले जब ड्राइंग मास्टर जो मोहम्मद अतहर थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक सफ़ेद चौक से बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपनी अपनी सीट पर उसकी नकल करो। तो मकबूल स्लेट पर, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से, ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक बोर्ड से उतरकर वहीं उसकी स्लेट पर आ बैठी हो। 10 में से 10 नंबर उनको मिले थे। तो यहाँ पर उनकी जो प्रतिभा थी उसका साक्षात स्वरूप हमारे सामने आ गया था। तो उपरोक्त घटना से चित्रित होता है कि मकबूल जो हैं वो जन्मजात कलाकार थे। तो यहाँ पर आपकी अंतरा पुस्तक से संबंधित सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिड टर्म में आ सकते हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं, ज़रूर आप उनको तैयार कीजिएगा। अभिव्यक्ति माध्यम की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है आपका जनसंचार माध्यम। संचार किसे कहते हैं? सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को मौखिक और लिखित या दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार है। और संचार की प्रक्रिया जो है, संचार लेने वाला, देने वाला, प्राप्त करने वाला, सबकी उसमें भागीदारी होती है। इसलिए ये संचार की प्रक्रिया को हम अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। संचार के विभिन्न तत्व, यानी कि संचार जब होता है तो संचार के प्राप्तकर्ता तक पहुंचने तक कौन कौन से स्टेप्स, चरण होते हैं, तो कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है स्रोत। जैसे कि मुझसे आप समाचार या सूचना प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपको संदेश दे रही हूं, तो स्रोत यानी कि संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है जो व्यक्ति वो संदेश और सूचनाओं को अन्य तक पहुंचाता है, तो वो स्रोत होता है और संचारक होता है। एनकोडिंग होता है, संदेश की भाषा को संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही समझ लें, दोनों को उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए, मतलब दोनों को उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। संदेश होता है, सफल संचार के लिए संदेश सरल और स्पष्ट होना चाहिए। माध्यम कोई भी हो सकता है, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो। और डिकोडिंग होता है जब हम संचार की प्रक्रिया चल रही है और स्रोत यानी कि मैंने आपको कोई संदेश दिया है और आपने उस संदेश को समझ लिया है, यानी कि डिकोड कर लिया है, उसको परख लिया है, समझ लिया है। तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को जब हम समझ जाते हैं तो वहाँ पर डिकोडिंग होती है। उसके बाद है फीडबैक। जब आप समझ गए हैं तो आप मुझे उसका रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई जो होता है दैट मीन्स फीडबैक। तो फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश जो है सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में शोर भी एक तत्व है। संचार प्रक्रिया में आने वाली किसी भी तरह की रुकावट को हम शोर कहते हैं। शोर ज़रूरी नहीं है कि वो शोर शराबा होगा, यहाँ पर हम शोर को मानसिक, तकनीकी और भौतिकी भी हो सकता है, शोर की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं हम। संचार के प्रकार। संचार कितनी प्रकार का होता है? सांकेतिक संचार, संकेतों से बात समझाई जाए। मौखिक, मुख से बोलकर। अमौखिक, बिना बोले, इशारों से। अंतः व्यक्ति, जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है, अर्थात मन में ही प्रश्न करता है और उत्तर भी देता है, तो वहां पर भी संचार हो रहा है। कौन सा संचार है वो? अंतः व्यक्तिक संचार हो रहा है। अंतर्व्यक्तिक होता है जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं। समूह संचार, जब एक समूह में आपस में विचार विमर्श और चर्चा हो तो उसे समूह संचार कहते हैं।
और जन संचार यानी कि जन समुदाय में जब समूह से मतलब जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से टीवी, अखबार, रेडियो, इंटरनेट इनके माध्यम से जब हम कोई सूचना देते हैं और एक बड़े जन समुदाय को हम उसमें संबोधित करते हैं तो वो है जनसंचार। जनसंचार के कार्य कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना। आगे बढ़ते हैं, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन से हैं? किन माध्यमों से आप जनसंचार करते हैं? तो यहाँ पर है समाचार, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। पत्रकारिता के 3 पहलू कौन से हैं? पत्रकारिता क्या होती है? जर्नलिज्म यानी कि पत्रकार बेटा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है। और पत्रकारिता एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे है? इसमें सबसे पहले समाचारों को संकलित किया जाता है यानी कि इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उनको संपादित करके उनको छपने लायक बनाया जाता है, ठीक है। और तीसरा चरण जो होता है उसमें पत्र पत्रिकाओं के रूप में छापकर उनको पाठकों तक पहुंचाया जाता है। तो एकत्रित करने से लेकर पाठकों तक पहुंचाने तक की जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण प्रक्रिया आती है पत्रकारिता। आगे बढ़ते हैं, संवाददाता। संवाददाता में भी जो खबरें एकत्रित करके लाता है यानी कि जो पत्रकार होता है वो उन्हें व्यवस्थित रूप से ढंग से छापने का काम जो कौन करता है? संपादक। संपादक होता है जो अनावश्यक सामग्री होती है उनको हटा दिया जाता है और आवश्यक सामग्री को शामिल करके छपने के लिए दे दिया जाता है। तो संपादक यानी कि एडिटर का काम होता है ये। आगे बढ़ते हैं, द्वारपाल। द्वारपाल यानी कि गेटकीपर। गेटकीपर में किसकी एंट्री अलाउड है, किसकी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जनसंचार में प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित किया जाता है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। आगे बढ़ते हैं, डायरी लिखने की कला। यहाँ से भी आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। डायरी लेखन क्या है? डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, निजी दस्तावेज है ये, जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेषणों को उद्घाटित करते हैं, अनुभव, विचार, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। डायरी हमारा साक्षात्कार यानी कि मुलाकात किससे कराती है डायरी? भाई हमारी डायरी है, निजी अनुभव हम उसमें लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली साक्षात्कार भी वो हमसे ही करा रही है हमारा। तो अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का हमें अवसर मिलता है। हमने अपने गुणों का, अवगुणों का, कई बार होता है लिखते लिखते हमारी समझ में आता है कि हमने क्या गलतियां की हैं या क्या हमें भविष्य में करना चाहिए, तो ये हमसे ही हमारी मुलाकात करवाती हैं। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण भी कर सकते हैं। कभी भी खोलते हैं डायरी तो हमें याद आता है कि हाँ उस डेट को हमने ऐसे किया था, वहाँ घूमने गए थे, हमारा अनुभव ऐसा था। तो ये सब कुछ डायरी के माध्यम से ही संभव है। आगे बढ़ते हैं, डायरी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भावनाओं और घटनाओं का लेखा जोखा इसमें होता है। ज़रूरी नहीं है डायरी को बहुत ही मानक शैली, भाषा शैली, कठिन शब्दों के साथ लिखा जाए, नहीं। इसमें अपनी जो भी भावनाएं, विचार हैं अपने शब्दों में आप व्यक्त कीजिए खुल के, यहाँ पर कोई बंदिशें नहीं होती हैं। डायरी को नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में भी लिखा जा सकता है, बशर्ते कि आप उनकी डेट्स को ऊपर से काट दीजिए, तिथियों को, और नई तिथि अपने आधार पर लिख लीजिए। खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। यहाँ पे नियमितता, ईमानदारी, समय का ध्यान रख देते हैं। रचनात्मकता यहाँ पे बहुत होती है और भविष्य के संदर्भ में भी हमारे काम आ जाती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए डायरी लिखी जाती है। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कार्य सूची। कार्य सूची मतलब होता है एजेंडा, एक एजेंडा तैयार करना। तो एजेंडा क्या है? विभिन्न संस्थाएं और कार्यालय जब किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं, निर्णय लेना होता है उनको, तो एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में कौन कौन होता है? देखो लास्ट लाइन में है, इस समिति में होते हैं अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। और बैठक का संचालन जो है वो सचिव करता है, ठीक है। तो बैठक प्रारंभ होने से पहले विचारणीय मुद्दों की एक क्रमवार सूची तैयार कर ली जाती है कि भाई हमें कौन कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से विचारणीय मुद्दे हैं। तो इससे क्या होता है? सूची तैयार करने से ये होता है कि इससे समय की बचत होती है और साथ ही विषय से भटकने की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं, जिन विषयों पर हमें बात करनी है उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। तो ये है एक सूची तैयार कर लेना, एक एजेंडा तैयार कर लेना। फिर उसके बाद जब एजेंडा हमारा तैयार हो जाता है, हमने सूची तैयार कर ली, अब कार्यव्रत यानी कि कार्य सूची में दिए गए जितने भी कार्य सूची में हमारे मुद्दे थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं, कार्य सूची में दिए गए मुद्दों को सचिव बैठक में प्रस्तुत करता है और समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्यों पर विचारणीय मुद्दों पर विचार प्रकट करते हैं। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक मुद्दे पर किए गए विचार विमर्श एवं निर्णय को कार्यव्रत कहते हैं।
कार्यवृत्त की क्या विशेषताएं हैं? यह एक संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में होना चाहिए। मीटिंग में रखे गए प्रस्ताव के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई सहमति और असहमति का पूरा विवरण जो है उसमें कार्यवृत्त में लिखा जाना चाहिए। तो ये था आपका कार्यसूची और उसके बाद कार्यवृत्त। कार्यवृत्त मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग। नेक्स्ट है आपका दृश्य लेखन। ये भी आएगा बेटा, आपका 5 नंबर का दृश्य लेखन आएगा। किसी भी दृश्य, कोई भी दृश्य आपको दे दिया जाएगा और उसके आधार पर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको लिखना होगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कल्पना शक्ति का यहाँ पे विकास होता है और इसमें 100 से 150 शब्दों में आपको दृश्य लेखन लिखना होगा। दृश्य लेखन में 5 इंद्रियों का बोध भी हो सकता है। मतलब इंद्रियां होती हैं हमारी आँख, नाक, कान, तो हमारी भावनाएं इस तरह से चित्रित करो कि सामने पढ़ने वाले को भी ऐसा प्रतीत हो कि वो दृश्य हमारे सामने ही जागृत हो गया है। दृश्य लेखन हमेशा वर्तमान काल में होता है और जब आप दृश्य लिख देंगे और जब आपकी समाप्ति होगी दृश्य की, तो उसके बाद नीचे आप कट या कट टू भी लिखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं पत्रों की तरफ। पत्र आपके आते हैं, एक तो संपादक के नाम पत्र आता है, एक आपके आवेदन पत्र आ जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ आप सवृत यानी कि बायोडाटा संलग्न करते हैं, उसके साथ लगाते हैं। और संपादक के नाम पत्र जब आता है तो आपको फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए पत्र लिखने का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बाईं तरफ जो है वो पत्र को लिखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। सबसे ऊपर प्रेषक का पता यानी कि अपना पता। अगर आपका पता उसमें क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप वहाँ पर लिख देंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। संपादक के बाद वहाँ पर आप किसी भी समाचार पत्र का एड्रेस लिख सकते हैं। नव भारत टाइम्स लिख सकते हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग, तो उसका एड्रेस आप लिखेंगे। उसके बाद विषय आप लिखेंगे, विषय आपको प्रश्न पत्र पे ही मिल जाएगा। फिर आप महोदय। उसके बाद है कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पे जब बीच का आप विषय वस्तु लिखते हैं तो इसको 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला, आप सबसे पहले समस्या लिखेंगे। प्रश्न पत्र से आपको अंदाजा मिल जाएगा क्वेश्चन से समस्या। उसके बाद आप उससे संबंधित कुछ सुझाव देंगे अपनी तरफ से और लास्ट में आप आभार प्रकट कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में जब आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपकी विषय वस्तु तैयार हो जाएगी। लास्ट में आप लिख देंगे भवदीय या भवदिया क ख ग। आगे है आपका नियुक्ति आवेदन पत्र। किसी भी पद के लिए जब आप अपनी योग्यता को दिखाते हैं वहाँ पर तो आवेदन किया जाता है। तो इसका भी आपका कुछ फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, बस बीच का जो प्रारूप होता है, विषय वस्तु जो है आपकी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। वहाँ पे हमने समस्या, सुझाव और आभार लिया है। यहाँ की जो बीच की लैंग्वेज है वो एज इट इज़ भी रह सकती है, बिल्कुल डिटो, जैसे सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप इसमें साथ में मैंने आपको बताया था आवेदन पत्र के साथ बायोडाटा संलग्न किया जाता है। तो बायोडाटा का ये कुछ प्रारूप इस तरह से दिया गया है, आप इसकी हेल्प से इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज मैंने इस कक्षा के अंतर्गत सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके शामिल कर दिए हैं और इस कक्षा के बाद आप मिड टर्म की परीक्षा के लिए पूरा कंप्लीटली तैयार हो गए हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे। हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ 4 आप अलंकार अपने टिप्स पे याद रख सकते हैं। पहला है आपका अनुप्रास अलंकार, यानी कि वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार। शब्द की जब आवृत्ति होगी तो आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सा से सरिस सम समान आएगा तो उपमा अलंकार। और जो जानो जनु मानो मनु शब्द आएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप गद्य की जो व्याख्या करेंगे तो उसको एज इट इज़ नहीं उतारेंगे, उसको आप अपने शब्दों में उन भावनाओं को चित्रित करेंगे। और पद्य के प्रश्नों के उत्तर देते समय आप कविता की पंक्तियों को नहीं लिखेंगे, उनको अपने शब्दों में आप परिवर्तित करके लिखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।